किसान समाधान कार्यक्रम में आप सबों का पुनः स्वागत है। कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी आज का हमारा टॉपिक है कि ठंड के मौसम में जो अभी पशुओं को ठंड लग जाती है, जिसको कोल्ड स्ट्रोक कहते हैं। ऐसे परिस्थिति में हम क्या करें, पशुओं का इसका समाधान कैसे होगा, पशु का इलाज कैसे होगा या उसके निवारण कैसे होगा, इसके लिए हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रिविरंजन सिन्हा। और जो भी दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं, जितने भी किसान बंधु जुड़े हुए हैं या यूट्यूब चैनल पे हमें देख रहे हैं, आप सबों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ये नव वर्ष का पहला ई किसान समाधान कार्यक्रम में जो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही है। और हाँ, तो आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रविरंजन सिन्हा आज प्रकाश डालेंगे कि जो पशु अभी आप देख रहे हैं कि हमारा पूरा बिहार और पूरा देश जो है कड़ाके की ठंड से जूझ रहा है। और ऐसे में इंसान के साथ साथ पशु भी काफी बीमार पड़ रहे हैं, उन्हें भी ठंड लग रही है। और ठंड लगने के बाद आखिर क्या करें, कैसे पशु को हम बचाएंगे और उसका क्या समाधान होगा, इस पे प्रकाश डालेंगे डॉक्टर रविरंजन सिन्हा। तो हम्म, चलिए। धन्यवाद सर। आवाज जा रही है ना सर? हाँ हाँ, आ रही है, आवाज आ रही धन्यवाद। सभी लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, आप लोग इसको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिए हैं सर। देखिए, दूर दूर है। से जी लोग इसको वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, समाधान कितना आसानी से मिल जा रहा है। आज जो भी फीडबैक मिल रहा है, बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, सबसे बड़ी हाँ, बात। और इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है सर। बहुत अच्छा चला रहे हैं आप लोग। ये तो सर किसानों के लिए सर सबसे पहले सर मेरा नमस्ते आप सबों को। हाँ हाँ नमस्कार। ये तो सर हाँ, किसानों के लिए भी तो हित में है, और जितने भी सर प्रैक्टिशनर भाई हैं उनके लिए भी सर बहुत ज्यादा हितकारी है सर ये। इनसे जितने भी प्रैक्टिशनर हैं सर उनको भी बहुत बढ़िया से बढ़िया आप लोगों के द्वारा कौशल प्राप्त होता है, और वो अपना फील्ड में बढ़िया से बढ़िया सर काम कर सब पा रहे हैं। तो सर लोगों का तो यही मकसद है ना। हम लोग यही चाह रहे हैं कि आप लोग भी अवेयर हों। जो भी पशु रखते हैं, चाहे कोई भी पालन करते हो, मुर्गी मुर्गी पालन, बकरी पालन, कुछ भी, तो उससे संबंधित जानकारी तो रहनी चाहिए। हर छोटे चीज के लिए आप डॉक्टर के पास तो नहीं पहुंच जाएंगे ना। जी हर सर। छोटे चीज के लिए किस पे डिपेंडेंट रहेंगे? वो तो आपको खुद ही से सीखना होगा, है ना। जी सर। हम्म। हमारा तो यही पालतू, उद्देश्य है कि सभी हाँ पशुपालक लोग जो हैं वो अपनी हाँ, जानकारी बढ़ाएं, ताकि उनको नुकसान कम हो। ठीक है, इलाज में खर्चा नहीं, पैसा बिल्कुल लगे, उनका बिल्कुल। यही उत्पादन यही बढ़े। बिल्कुल हाँ, सर। यही अभी मैं उद्देश्य नमक्कल गया था सर कुछ दिन पहले। तो नमक्कल में क्या है, वहाँ बड़े बड़े किसान है, मुर्गी पालक। मतलब लेयर फार्मर है, 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख, इस तरह से रखे हुए हैं। जी। और वहाँ किसान है जो सब कुछ जान रहा है। वो पोस्टमार्टम भी कर रहा है, खुद ही लेके आ रहा है कि सर ये वाला सिम्टम था, ये वाला सिम्टम था। हम कहे देखिए देखिए। कितने जागरूकता है और तो साउथ और, इंडिया में। आप हाँ, किसानों में देखिए कितनी जागरूकता है। और तो और हमारे सर राज्य जानते के हैं, किसानों में भी बहुत वो जरूरत है मशीन, इसकी। हाँ बिल्कुल सर। हाँ, वो मशीन जागरूकता रखे हुए बढ़ाने थे। की जरूरत। जैसे जो फीड आता था उनके पास, वो फीड हम्म। सैंपल का ऑन स्पॉट टेस्टिंग करता था। और ऑन वाह। स्पॉट उनको लगा कि सीपी कम है, या कुछ टीडीएन कम है, कुछ इस तरह का प्रोटीन कम है, या विटामिन प्रोफाइल, मिनरल प्रोफाइल कमजोर है, तुरंत वहीं से लौटा आता था वो फीड। हाँ, वो मशीन रखे हुए तो चलिए। वहीं से ऑब्जर्व करता था। और वहीं से तो किसान अब उस तरह का थोड़े, सब एडवांस है, सब डेवलप्ड फार्मर हैं, सब लोग समझ रहे हैं क्या है नहीं है, इससे क्या हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो सब समझ यही रहे हैं। जानकारी बढ़ाने के लिए कार्यक्रम रखें। चलिए डॉक्टर साहब, हाँ आप चलिए, मैं जरा सा शुरू करता टॉपिक हूँ। पे, अब हम लोग आते हाँ हैं। हाँ, हाँ, थोड़ा ठीक है। बताइए। आज आज हम लोग ये देखेंगे कि विंटर का मैनेजमेंट डेयरी एनिमल्स के लिए कैसे करें। होता क्या है ना, कि जो भी विंटर में हम लोग को जिस तरह की दिक्कतें आती है, पशुओं में भी वही दिक्कतें आती है। उनको भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत, और स्वास्थ्य से ज्यादा हम लोग को तो उत्पादन से मतलब है ना जी। उत्पादन में भी वही हालत है, उत्पादन भी घट जाएगा। तो जहां उत्पादन घटा, स्वास्थ्य घटा, तो एनिमल का वेलफेयर हैम्पर हुआ। कुल मिला के आपका प्रोडक्शन, आपके फार्म का आउटपुट घट जाएगा। तो हम लोग क्या करें? हम लोग को दो उपाय है, या तो प्रिवेंशन पे ध्यान दें, या ट्रीटमेंट पे ध्यान दें। तो ट्रीटमेंट करके तो आप बच नहीं सकते, क्योंकि इतना खर्च आएगा, इतना परेशानी होगा कि आप ही लोग कहें कि अरे डेयरी फार्मिंग बेकार है, तो गोट्री बेकार है। तो इससे अच्छा क्या है कि आप बचाव पे ध्यान दें। ठीक है, तो बचाव के लिए सबसे पहले क्या सोचे हम? सबसे पहले आपको उचित आवास व्यवस्था का प्रबंध करना पड़ेगा। ये सर, दिख रहा है ना हाँ स्लाइड? इसको ना उल्टी स्लाइड बोल दिख रहा रहा है है तो ना? नहीं दिख रहा है, फिर इग्नोर दे देते हैं। स्लाइड हाँ दिख रहा दे है ना दो। सर?
हाँ हाँ, स्लाइड दिख रहा है, हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस तरह का आवास बनाएंगे जिसमें डायरेक्ट हवा ना आए। अगर हवा भी आए तो हम उसको रोकने का प्रबंध करेंगे, मतलब ठंडी हवाओं से बचाव कैसे करें। तो एक इस तरह का शेड रखेंगे जो हवादार तो रहे लेकिन उसको हम रोक भी सकें, ठंडी हवाओं को, तेज हवाओं के झोंकों से रोक सकें। कैसे रोकेंगे, कुछ कर्टेन लगाएंगे, है ना, कर्टेन लगाएंगे। और कुछ गर्म करने का उपाय करेंगे, जैसे सूखा गर्म बिछावन। ये बोला जाता क्यों, क्योंकि देखिए अगर अर्थ से कांटेक्ट रहेगा पैर का या शरीर कहीं भी अगर टच हो रहा है तो वो तो अपना एनर्जी लॉस कर रहा है ना, वो अपनी गर्मी को निकाल दे रहा है। तो आपको वहां पे बेड कंडक्टर देना है, जैसे भूसा बिछाना है, कुछ लकड़ी का बुरादा है, कुछ उस तरह का आपको मिले, पुआल है, बिछा दें। खासकर बछड़ों में तो बहुत सावधानी रखें, और जो दुधारू पशु हैं, उनमें भी सावधानी रखें। तो सूखा और गर्म बिछावन देना भी जरूरी है। पर्याप्त जगह भी बहुत जरूरी है ना, पर्याप्त जगह दें जिससे कि आरामदायक तरीके से वो बैठ सके, चल फिर सके। और शेड का तापमान आप कोशिश करें कि 5 डिग्री से नीचे ना जाए। 5 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग बोलते हैं कि इसमें मेंटेन करें। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक छोटा सा इक्विपमेंट आता है, वो आप अपने शेड में लगाएं और मोटा मोटी ऑब्जर्व करें कि टेम्परेचर कैसे मेंटेन होगा, उसको आप देखें कैसे मेंटेन करेंगे। तो यही है, आप कर्टेन डालेंगे, कुछ गर्म करने का उपाय करेंगे, कुछ गर्म चीज खाने को देंगे, है ना। तो शेड का डिजाइन इस तरह से हो कि सर्द हवा अंदर ना सके लेकिन सूरज की रोशनी अंदर तक आए। तो शेड कैसा बनाएंगे, हमेशा पूरा पश्चिम ओरिएंटेशन रहेगा शेड का, जिसमें क्या हो कि सनलाइट, सुबह का सूरज आपको आ जाए। और हवा में क्या होता है, जनरली क्या चलता है, पूर्वा हवा चलता है ना। अगर पछुआ चलेगा तो बहुत हार्श विंड होगा। तो वो जो है उस तरह से अगर होगा तो एयर जो भी आएगा आपको सब गंदगी लेके चला जाएगा, और हम उसी ढंग से कम एरिया में आपको वो कर्टेन डालने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहला हाउसिंग का मैनेजमेंट करके उसको कोशिश करेंगे कि अ, ठंड से बचाएं। ठीक है, दूसरा हम जो और इम्पोर्टेंट चीज करते हैं वो है पोषण। पोषण से संबंधित क्या है कि जिसमें ज्यादा डायनेमिक हीट क्रिएट हो, मतलब चबाने वाला चीज। देखते हैं गर्मी में क्या होता है, पशु चबाने वाला चीज नहीं खाना चाहता है ज्यादा, क्योंकि हीट जनरेट होता है। और वही ठंडा में वही चीज करना है आपको। तो सर्दियों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए चारे में अनाज जैसे मक्का, जौ, गेहूं का चोकर, सरसों की खल, ये सब आपको देना है ताकि उसको ऊर्जा मिल सके। उच्च गुणवत्ता वाला चारा, हरा चारा, सूखा चारा, साइलेज, जैसे अभी कैसे बरसीम वगैरह मिल रहा है ना, प्रोटीन रिच फूडर वगैरह आ रहा है, तो ये सब आपको देना है अभी। गुनगुना पानी, कोशिश करें इस ठंड में, इतना ठंड है कि जो हम लोग को दिक्कत हो रहा है तो एनिमल को भी दिक्कत हो रहा है। तो अगर गुनगुना पानी उपलब्ध कराएंगे कम से कम दिन में 2 बार, तो अच्छा खासा एनिमल पानी ही पी लेगा। और दूध में क्या है, दूध में पानी ही है। अगर एनिमल पानी नहीं पिएगा तो स्वाभाविक रूप से दूध का प्रोडक्शन घट जाएगा। तो आप ये कोशिश करें कि एनिमल आपका पानी पिए। तो पानी कैसे पिएगा, अगर आप गुनगुना देंगे तो अच्छा खासा पानी कंज्यूम भी करेगा। ठीक है, तो गुनगुना पानी देने की कोशिश करें। विटामिन और खनिज पूरक आहार, ये भी जो हम लोग जनरली फीड में हमेशा बोलते हैं कि आपको मिला के देना है, विटामिन ए, डी, कैल्शियम, फास्फोरस, ये मिनरल मिक्सचर, ये आपको देना है खाने में। ठीक है ना। पशुओं चाटने के लिए नमक और खनिज लवण भी उपलब्ध करवाएं, जिससे कि डाइट बैलेंस्ड हो, किसी चीज की कमी ना हो। साथ में शेड में एक और चीज करना है आपको, कृत्रिम प्रकाश का व्यवस्था करवाना है, ताकि लाइट अधिक से अधिक, कम से कम 14 से 16 घंटे लाइट उसको उपलब्ध रहे शेड में। अगर रहेगा तो उससे दो चीज होगा, पहला एक तो दिखेगा, अगर उसको मान लिया चारा रखा हुआ, कुछ रखे हुए हैं तो वो खाएगा, है ना। दूसरा एक उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होता है, उसको लगता है कि नहीं ठीक है। अगर उसको कहीं गोबर किया हुआ है, कहीं यूरिन किया हुआ है, तो साइड से दूसरे जगह चला जाएगा ताकि उसको ठंडा महसूस ना होगा वहां पे, है ना। इसलिए आपको कृत्रिम प्रकाश का व्यवस्था करवाना है, कम से कम 14 से 16 घंटे वहां पे लाइट जले। और दूसरा देख ही रहे हैं, इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दिन छोटा होता है तो दूध का उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है, कम समय मिलेगा आपको, है ना। और क्या करना है, व्यायाम और गतिविधि के लिए भी जगह देना है। पशु को सूखे खुले स्थान में थोड़ी देर टहलने का अवसर दें ताकि उनका रक्त संचार अच्छा बना रहे, है ना। तो थोड़ा व्यायाम भी करेगा तो उसको गर्मी आएगा। और साथ में हम ये जब देखते हैं तो बछड़ों का देखभाल भी इससे डायरेक्ट लिंक्ड है। बछड़ा ही तो आगे जाके आपका अच्छा गाय बनेगा, है ना। तो जन्म के तुरंत बाद देखभाल क्या करना है, सूखा कपड़ा से पूछना है,
स्थान को गुनगुना बना के रखना, गुनगुने पानी से पोंछना है। ठीक है। नवजात बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं, ठंडी हवाओं से बचाएं, स्थान पे पुआल बिछा के रखें, छोटा छोटा क्यूबिकल बना दें, इसमें केयर करने का अच्छा से हो। कुछ गर्म करने का सामान, जैसे मान लीजिए हीटर वगैरह अगर लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं। कुछ कहीं अलाव की व्यवस्था करवाने का है बड़े जानवरों के लिए तो अलाव का व्यवस्था करवा सकते हैं। तो इस तरह का चीज आप देख सकते हैं। कोलोस्ट्रम नवजात बच्चों के लिए बहुत जरूरी हो, जितना जल्दी से जल्दी आधे से 1 घंटा के अंदर पिलाना शुरू कर दें, उससे उसका इम्यूनिटी डेवलप होता है। जो भी मदर अपने लाइफ में जो भी इम्यूनिटी डेवलप करती है बच्चों में कोलोस्ट्रम के थ्रू ट्रांसफर करती है, तो इसलिए वो बहुत जरूरी है। ठीक है। तो खान पान करें। तो अब हम स्वास्थ्य और रोग निबंधन की बात करेंगे। तो नियमित स्वास्थ्य जांच में स्वास्थ्य, अब ठंडा में क्या होगा, ठंडा में निमोनिया का समस्या हो सकता है, सांस संबंधी रोग हो सकता है ना। तो इसलिए ठंडी हवाओं से बचाना बहुत जरूरी है उसको। अगर ठंडी हवाओं से बचाएंगे तो निमोनिया श्वसन संबंधी बीमारियों से बचे रहेंगे। मेस्टाइटिस का खतरा भी होता है ठंड में, क्योंकि हाइजीन जो है उतना मेंटेन नहीं हो पाता है। इसलिए इसको भी ध्यान में रखना है। थनों की नियमित सफाई करें और दूध दूहने के बाद थनों को अच्छी तरह सुखाएं, ये जरूरी है। दूध दूहने के बाद तुरंत एनिमल को बैठने ना दें। अगर वो एनिमल जमीन पे बैठ रहा है तो कुछ देर तक के लिए उसका पोर जो है ना थन का, वो खुला रह जाता है। उससे क्या होता है कि माइक्रोब्स एंट्री लेगा तो फिर वो जाके वहाँ मल्टीप्लाई करके और वो आपके थन को खराब कर देगा। तो ठंडा में ऐसा और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि साफ सफाई या हाइजीन आदमी उतना मेंटेन नहीं कर पाता है। तो उस चीज का ध्यान रखना है। और ठंड में एक चीज का और ध्यान रखना है कि टीकाकरण और कृमिनाशन, ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन दोनों को, इस शेड्यूल को ही फॉलो करना है कि समय समय पे जो भी टीका का जो आपका चार्ट है उसको फॉलो करना है। कृमिनाशक दवाई भी खिलाना है। ठीक है। फूलों की देखभाल करें, उसको सूखा रखें जिससे कि फूल सड़ने का समस्या ना आए, है ना। और अगर आसपास कहीं पशु चिकित्सा शिविर लग रहा हो या कोई पशु चिकित्सक है तो समय समय पे कुछ जांच भी करवाते रहें। दूध दुहाई प्रबंधन के संबंध में क्या करें भाई, ठंड के मौसम में जहां आप दूध दुहाई का क्षेत्र बना के रखें उस स्थान को कम से कम गर्म रखें, साफ रखें। और सुबह और शाम ठंड कम होने पर दूध दुहें। अगर पशु आपका चरने जा रहा हो तो आप ये ध्यान रखें कि अर्ली सुबह या लेट आवर्स में ना जाए। मतलब जब धूप उग जाए तो उसको आप चराने के लिए भेज दें। क्या कि अगर सुबह भेजेंगे या ज्यादा शाम में भेजेंगे तो हो सकता है कि उसको ठंड लग जाए। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें, है ना। प्रजनन संबंधी देखभाल में क्या कर सकते हैं, शीतकाल में बहुत सारा चीज है जो एनिमल डायरेक्ट वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, जो कि आपको दूसरे मौसम में दिख जाएगा। जैसे हीट का जो डिटेक्शन है वो डिफिकल्ट हो जाता है ठंडा में, साइलेंट हीट का इशू ज्यादा हो जाता है इसमें। तो आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। उचित आहार, देखभाल, डिवर्मिंग, ये सब बहुत मायने रखता है इन सब चीजों के लिए। ठीक है। अतिरिक्त सावधानियां जैसे कि ठंड में अलाव जलाना, लेकिन अलाव जलाने के साथ ये ध्यान जरूर रखना है कि धुआं चारों ओर ना फैले, नहीं तो फिर से सांस संबंधी समस्या हो जाएगा। शेड के चारों ओर जल की निकासी, जितना जल्दी हो सके आप उसको यूरिन का डिस्पोजल, डंग का डिस्पोजल, मतलब जो भी गोबर कर रहा है या पेशाब आ रहा है उसको आसानी से जल्दी हटा सकें, है ना। ताकि स्थान सूखा रहे। अगर गीला रहेगा तो फिर वो एनिमल को प्रॉब्लम करेगा। और अगर आपके पास उपलब्ध है तो कंबल से ढकें, ठंड से बचाने के लिए शरीर को कंबल से ढकें। और कुछ भी जूट की बोरियां हैं तो उसको आप ढकने के रूप में यूज कर सकते हैं। और जितना संभव हो सके आप उसके स्थान को जहाँ पे एनिमल रह रहा है सूखा रखने की कोशिश करें। और ये कोशिश करें कि ठंड ठंडी हवाएं वहां पे ना आए। और अगर मान लिया एनिमल आपका बीमार पड़ गया है तो उसके संबंध में बहुत सारा उपचार भी बताया गया है। जैसे कि इसमें दोनों, ठंड का एक क्या है खासियत कि दोनों चीज हो सकता है। कभी कभी हाइपोथर्मिया भी होता है, कभी कभी हाइपरथर्मिया भी होता है। अब देखिए कभी कभी बुखार भी आ जाता है। तो अगर बुखार आ जाए तो पैरास्टामोल का यूज करेंगे, वो तो सब लोग को पता ही है। अब इतना ग्रुप में चल ही रहा है, बताया ही जा रहा है। अगर अंडर थर्मिया हो गया तो क्या करते हैं, स्टीरॉयड का यूज करते हैं, जो प्रेडनिसोलोन वगैरह आप लोगों को बताया गया है ना। और साथ में मल्टीविटामिन देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको ये कोशिश करना है कि एनिमल आपका बीमार ना पड़े, और अगर बीमार पड़ा तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका एनिमल
हेल्दी रहेगा। एनिमल हेल्दी रहेगा तो आपका दूध का प्रोडक्शन, और दूध का प्रोडक्शन जनरली क्या होता है, ठंड में घट जाता है। और घटने का दो ही कारण है, समझिए बात को। घटने का कारण सबसे पहला पानी का न पीना, क्योंकि दूध जो है 87% पानी ही बना है, और पानी आपने दिया ही नहीं तो दूध नेचुरली घटेगा। दूसरा, ऑप्टिमम खाना न मिलना। अब जैसे मान लिया हरा चारे में अभी बरसी में आ रहा है, ये आ रहा है, तो वो सब आपको देना है, वो सब देंगे आप, निश्चित रूप से दूध बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो थोड़ा सा शरीर में भी अपना उष्मा जनरेट करने के लिए एनिमल यूज कर लेता है एनर्जी को, जो दूध में लगना था बनने के लिए एनर्जी को, वो अपने शरीर को हीट करने में निकाल देता है, इसलिए भी दूध थोड़ा सा घट जाता है। तो इसको हम बेटर खान पान से, बेटर मिनरल सप्लीमेंट से, बेटर रख रखाव से इससे उबर सकते हैं। ठीक है, यही था कोल्ड मैनेजमेंट। अगर किसी डॉक्टर को कुछ साहब, और पूछना है तो आप पूछ सकते बहुत हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। वो चल, स्लाइड शेयरिंग को आप अथी कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ। डॉक्टर रविरंजन सिन्हा थे हमारे एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो पशुधन प्रबंधन के बहुत अच्छे जानकार हैं। और अभी उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। ये ठंड के समय में आखिर पशु को आखिर कोल्ड स्ट्रोक क्यों लगता है और कैसे बचाव करेंगे। मैंने अभी बहुत सारे जो किसान बंधु ग्रुप में फोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं, मैंने देखा बहुत कम ही लोगों को देखा है कि अपने पशु को कंबल से या फिर कोई जूट का बोरा, टाट का बोरा से ढक के रखा हो। बहुत कम लोग देखे ढक के रखे हैं। तो हम्म, देखिए, एक लापरवाही तो स्पष्ट रूप से दिख रही है कि जब इतनी कड़ाके की ठंड है तो आपको पशु को ढक के जरूर रखना है। ये आप सावधानी बरतें। और अगर अलाव जलाते हैं तो ये ध्यान रखना है कि धुआं ज्यादा ना हो। ठीक है, क्योंकि धुआं से समस्या काफी बढ़ जाएगी। ये दूसरी है कि अभी ठंड के समय में जो संक्रामक बीमारी जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया, उससे बचाव काफी जरूरी है। अभी के समय में एफएमडी का अगर वैक्सीन किसी पशु को नहीं लगा है तो आप सभी लोग जरूर लगवा लें, क्योंकि वर्ष में 2 बार लगानी होती है एफएमडी की वैक्सीन। तो एक है जनवरी के समय में, दूसरा जून के समय में अगर आप लगा लेते हैं तो सालों भर आपका पशु जो है एफएमडी बीमारी से बचा रहेगा। तो जो अभी समय है, समय के अनुसार कुछ कार्य करने होते हैं पशुपालक लोगों को, एक कैलेंडर के हिसाब से, तो उसके हिसाब से आप लोग करें। और अभी जो डॉक्टर साहब ने जो भी अभी बताया ठंड के बारे में, किन्हीं को कुछ पूछना है तो जो भी हमारे बंधु लोग मौजूद हैं मीटिंग में, आप लोग पूछ सकते हैं। अपना माइक्रोफोन को अनम्यूट कर लीजिए और पूछिए। ऐसे काफी अच्छी जानकारी उन्होंने दी, हमें लगता नहीं कोई भी बात ऐसा था जो कि समझ में नहीं आया हो। काफी बढ़िया से विस्तार से उन्होंने समझाया है कि पशु को ठंड क्यों लगता है, कोल्ड स्ट्रोक क्या होता है, और कैसे बचाव करेंगे। सबसे बड़ी बात बचाव, खान पान जो उन्होंने बताया थोड़ा सा आपको चेंज करने की जरूरत है। दूध क्यों कम हो जाता है, क्योंकि पानी कम पीता है, पानी ही मेन कंपोजिशन होता है दूध का। तो कैसे करेंगे, पानी तो नहीं ज्यादा पिला सकते, जितना पिए मन करेगा उतना ही पिएगा। तो उसके लिए हरे चारा का आप मात्रा थोड़ा बढ़ा देंगे तो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है हरे चारे में, तो ऑटोमेटिक उसको पानी मिल जाएगा। तो हमको सबसे बड़ा प्रयास हम लोग का यही होता है कि हमारा जो उत्पादन है पशु का, तो वो कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा तरीका बताया है। तो आप सभी लोग उसका अनुपालन करें जैसा उन्होंने बताया है। तो निश्चित रूप से आपका पशु का उत्पादन जो है बना रहेगा, पशु आपका बीमार नहीं होगा और उत्पादन बढ़ेगा। है ना, हमारा हमारा सिर्फ ये लक्ष्य नहीं है कि उत्पादन मेंटेन रहे। हमारा इस ग्रुप का लक्ष्य है कि आपके पशु का उत्पादन हम बढ़ा दें। है ना, किस प्रकार से उत्पादन को ज्यादा कर दें, ये हमारा उद्देश्य है। तो ठीक है, अगर किन्हीं को कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग कार्यक्रम को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। है ना, आप सभी लोग इस कार्यक्रम में आए, आप सभी का बहुत बहुत सर धन्यवाद। मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए, क्या क्या प्रश्न है। सर मेरी एक गाय है सर, जो अभी 3 महीने बच्चे दी हुई है। और सर अच्छा। उसका जो ड्राई पीरियड से ही ना मेस्टाइटिस लगा हुआ था, तो हम किशनगंज, हम कटिहार जिला से है, तो किशनगंज वेटनरी कॉलेज में भी दूध को लेके सैंपल लेके गए थे। तो हम्म। मिल्क सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए गए थे, तो वहाँ सही से टेस्ट नहीं हो पाया। वो लोग रिपोर्ट बहुत दिन बाद दिए, लेकिन एक सफ़ीदा मैम थी, सदीफ सफ़ीदा मैम थी, तो वो मुझे कुछ दवाई प्रिस्क्राइब किए थे। मैं आके ट्रीटमेंट किया था, उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला। और फिर हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट करवाए थे, डॉक्टर शंकर वेट वर्चुअल क्लास जो चलते हैं, वो मथुरा यूनिवर्सिटी के हैं, तो उनसे भी हम्म। करवाया था। लेकिन वो क्या होता है सर, बार बार मेस्टाइटिस हो जाती है उनको, और क्रॉनिक हो गया है। हाँ, रह रह के 15 दिन ठीक रहता है, फिर थन सूज जाता है।
तो सर यही प्रॉब्लम है, छिचड़े आते हैं दूध के लगातार। मेरा साफ सफाई सब कुछ ठीक है सर, फिर भी ऐसा हो रहा है। तो ये क्रोनिक मास्टाइटिस में ना ये चीज होती है कि जल्दी ठीक नहीं होता है, लॉन्ग टर्म का ट्रीटमेंट होता है। हम्म। जी सर, एंटीबायोटिक आपको क्रॉनिक हो गया लेना है सर। पड़ना, और उसका मैनेजमेंट भी बहुत मतलब मायने रखता है। आपको एनिमल का मैनेजमेंट भी काफी करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर है जो ट्रिगर कर रहा है कि उसको बार बार मास्टाइटिस का रिकरेंस हो रहा है। जी देखिए, जी, जब कभी रिकरेंट हो रहा है एंटीबायोटिक्स बराबर। चलती है ना, हाँ, जब कभी एंटीबायोटिक्स चलती है तो वो इन्फेक्शन को दूर कर देता है, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अगर इन्फेक्शन दोबारा से वापस आ जा रहा है, जैसा अभी डॉक्टर रविरंजन सिन्हा ने अभी बताया था अपने प्रेजेंटेशन में, कि दूध दुहाने के बाद जानवर को तुरंत बैठने नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब दूध दुहाता है ना तो उसका छेमी का मुंह खुला हुआ रहता है, बाट का मुंह खुला रहता है कुछ देर तक। अब कहिएगा बैठने से कैसे रोक लेंगे? तो क्या करिए, जब दुहा जाएगा तो दुहाते समय हम लोग खाने के लिए देते हैं नाद में कुछ खाना, है ना, सानी देते जी हैं। जी, देते हैं सर, देते तो हैं। जो भी आप चारा या सानी देते हैं, तो आप उसको इतना जी देंगे, सर। कम से कम उसको 20-25 मिनट लगे। अब दूध हम लोग 10 मिनट के अंदर दूह लेते हैं, तो दस जी जी पंद्रह जी। मिनट और सानी रहेगा तो खाने के लिए वो खड़ी रहेगी। उतना देर में बाट उसका जो है बंद हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, उस थैला हो गया है ना आपके पशु को, क्रोनिक है, तो जी उसको क्या कीजिए, एक बार जगह को आप बदल दीजिए। जहां पे आप उसको बैठाती हैं, उस जगह को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। क्योंकि वो मिट्टी जहां पर है, वहां से इन्फेक्शन दोबारा उसको लग जाता है, ठीक सर है। ऐसा है ना कि सर हम, मेरा ओपन है सर, गाय खुली रहती है, खुली खाती है, 24 घंटा रहती है और मैट पे बैठती है सर। एक फार्म टाइप का मेरा फार्म है थोड़ा सा, क्यूबिकल्स अच्छा, भी लगे हुए हैं। हाँ। अच्छा। हाँ, तो ऐसा है सर। अब पता नहीं सर कौन सा मेस्टाइटिस हुआ सर, हम सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए गए थे लेकिन वहाँ पे कुछ रिपोर्ट मिला नहीं, और सर जो थे वो दिए नहीं रिस्पॉन्स ऐसे। हालांकि वो टेस्ट के लिए दिए, बोला कि जो है एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं दे रहा हूँ ये, अब फीस भी नहीं लिया हमसे। बाद बाकी हम हाँ, उनको हाँ, बार बार, मेरे से 80 किलोमीटर दूर था तो हम गए थे वहाँ पे, और फिर भी हाँ। हमसे वो सही से रिस्पॉन्ड नहीं हो पाया। एक्चुअली में पता ही नहीं चला आज तक कि कौन सा मेस्टाइटिस है। तो सर हालांकि जो भी सर लोग से करवाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से भी करवाते हैं, तो सर हो नहीं पा रहा है एक्चुअली। बहुत सारा एंटीबायोटिक, टिल्मिकोजिन भी सर यूज करवाया है बहुत, कोई तो डॉक्टर, आप हमारे सेफाफोराजिन ग्रुप में भी। जुड़े हुए हैं ना, किसान समाधान ग्रुप में? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। आप है ना? हाँ, तो उसका फोटो एक बार भेजिएगा जरा सा, उसका थन का फोटो ठीक के है सर, साथ। ठीक है, शेयर कर देंगे, हाँ, हम शेयर कर और हाँ, देंगे कोई। राजेश सर हमारे उसके दूध का एक्सपर्ट फोटो भी हैं, भेजिएगा। मास्टाइटिस के, बता देंगे और वो। सर, और एक सर हम्म, प्रॉब्लम सर मैं पूछना चाहता हूँ सर से, हम्म, कि हम्म, एक मेरी ना हीफर है वो सर, 6 मंथ की ना प्रेग्नेंट है। और सर वो ना हम्म, मतलब अभी 20 मंथ एज हुआ है सर उनका। और वो सर हम्म। जब से मतलब 13-14 महीने से ही वो दूध पे आ गई थी। पता नहीं अपने आप अडर का डेवलपमेंट हो गया और दूध पे आ गई, अब वो दूध ना बंद ही नहीं हो रहा है। ऐसा है, एचएफ है सर, और 2.5 लीटर अच्छा, दूध करती है रोज। हाँ, वो मतलब ग्रोथ है काफी सर, वो लगभग 500 kg का होगा लगभग एनिमल्स, हाँ, 20 महीने में। हाँ, तो अच्छा। ऐसा है सर। मतलब इम्पोर्टेड सीमेंट भी है। पार्चुरेशन से पहले ही मिल्किंग में आ गई है? हाँ हम्म। हाँ सर, वो जब से हमने एआई कराया सर, तब से वो मिल्किंग भी आ गई है। अच्छा, ये हार्मोनल प्रेग्नेंट है सर। डिफेक्ट होता है। हाँ डॉक्टर रविरंजन सिन्हा थोड़ा बताएंगे इस पे। ये हार्मोन की गड़बड़ी से थोड़ा होता है, कभी किसी किसी एनिमल हाँ। में हो जाता है। आमतौर पे ऐसे नहीं होता है। डिलीवरी के बाद ही जो है ना, मिल्क, लेट लेट डाउन ऑफ अब मिल्क सर जो है मिल्क मेरा स्टार्ट ना होता बंद है। नहीं हो पा रहा है सर, अब बंद ही नहीं हो पा रहा है। हम ट्राई कर रहे हैं सर, उसको छोड़ दिए थे 7-8 दिन, मिल्क नहीं दुए थे सर, मैं सेटिस हो गया उनको सर। नहीं, 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 तो छोड़िए आप मत। दूध दूसरे जितना रहिए। हो सकता है आप निकालते रहिए। हाँ, दूध जब छोड़ निकालना दीजिएगा जरूरी ना, है। हाँ, जितना है आप स्ट्रिपिंग कर लीजिए मिल्क को। मिल्क जैसे छोड़ दीजिएगा, निश्चित रूप से मास्टाइटिस हो जाएगा। तो आप सर सोचे, अभी जो फिर वो काविंग करेगी तो सर, तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्या वो लेक्टेशन पे, फिर दूध में नहीं, कम नहीं, नहीं, करेगी? नहीं करेगा। आप ऐसा कीजिएगा, हाँ, थोड़ा सा आप सावधानी बरतिएगा ना जब मिल्किंग करते हैं। मिल्किंग के बाद जो है, पहले भी धो लीजिए उसको। अब बाद लाल पोटाश का घोल में ना, उसका सोल्यूशन में उसको टीट को, चारों टीट को उसमें डुबा दीजिएगा। जी ठीक सर, है, जी जी। इतना, हाँ, इतना करते रहिए। और जहाँ पे बैठती है जरा सा देखिएगा, वो अगर मिट्टी का होगा तो लेप लगा, लिपा हुआ करा दीजिए। और नहीं तो रबर मैट है फिनाइल सर। वगैरह जो है थोड़ा, हाँ, हाँ, फिनाइल वगैरह वहां पे आप यूज कीजिए, ठीक है ना, जहाँ बैठती है। ओके जी। तो और कोई टेंशन नहीं लेना है, दूध निकाल लीजिए। वो जब पार्चुरेशन होगा, मतलब वही काविंग हार्मोन हो जाएगा, प्रोफाइल तो चेंज निश्चित रूप होगा से ना, दूध अपने इस आप वजह से। नॉर्मल आएगा। कोई हाँ। उससे दिक्कत नहीं होगी। हम्म। ये एक्सेप्शनल केस में ऐसा होता है, हाँ। कभी कभार होता है। रूटीन तौर पे ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शनल केस में होता है। वही आपके साथ हो रहा है, आपके पशु के साथ।
ठीक नहीं है। सर हम पंजाब के भी कई ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ फार्मर्स बता रहे थे कि ट्राई करना जरूरी है, क्योंकि उसकी बॉडी मेंटेन नहीं हो पाएगा, फिर ट्रांजिशन में आना हाँ, है तो उसको थोड़ा फिर। कैल्शियम कैल्शियम का कंपोजिशन उसको दीजिए, ओस्टोवेट कैल्शियम प्लस विमेरल, ये सब देते रहिए, ठीक है ना। देखिए होता क्या, क्यों ड्राई करवाते हैं हम लोग ना। देखिए। अब जैसे हाँ। दूध दूध निकल रहा है तो उसमें कैल्शियम फास्फोरस बाहर आ रहा है बॉडी से, यही हो जी रहा है ना। कैल्शियम फास्फोरस बॉडी से बाहर आ रहा है तो बच्चे को नहीं मिलेगा, डेफिशिएंसी जी हो जी जाएगी। और दूध अगर इसलिए ड्राई ड्राई भी कराने के करवाना लिए चाह बोलते हैं। हाँ, दूध अगर लेकिन अगर आप ड्राई भी करवाना डेफिशिएंसी चाह नहीं रहे होने हैं। देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप हम्म। सप्लीमेंट दीजिए ना उसको, कैल्शियम फास्फोरस का सप्लीमेंट दीजिए, ठीक है। तो आप जी जी ओस्टोवेट और विमरल का कंपोजिशन आप दोनों मिला के आप दे सकते हैं। उससे जी। डेफिशिएंसी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डिलीवरी के बाद अच्छा दूध मिलेगा, जो मिलना तो चाहिए मिलेगा। ट्रांजिशन पे हाँ। कैल्शियम फिटिंग नहीं कर सकते ना सर? इसमें ट्रांजिशन पीरियड में तो कैल्शियम फिटिंग नहीं कर सकते ना? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं कुछ है। नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ नहीं नहीं है। है, हम लोग कर सकते हैं। मिनरल विटामिन तो आप देखिए घर में भी मिनरल तब विटामिन तो खिलाया जाता है महिलाओं को, क्या किया जाता है लास्ट में? हाँ सिर्फ मिनरल विटामिन चलता है। हाँ, उससे तो कोई चूंकि आप दिक्कत तो नहीं। दूध भी दे रही है तो थोड़ा सा कैल्शियम भी दीजिए और आप जैसे उसको, कोई दूध प्रॉब्लम आपको नहीं है। रोकना है ना, तो इंटरमीडिएंट मिल्किंग करिए। कोई जरूरी नहीं कि डेली आप दूध लें, एक दिन छोड़ दीजिए जी फिर एक दिन ले। हाँ जी जी हाँ वही हाँ वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं हाँ, सर, तो वही उससे क्या होगा वही ना कर रहे कि हैं आप। धीरे धीरे देखिए खुद ही वो बंद कर देगी दूध देना। वो जी जी हार्मोन वही कर रहे हैं प्रोफाइल सर। अल्टर हो गया है। वो हो सकता है कि जब पार्चुरेट करेगी तो फिर से वो नॉर्मल हो जाए, है ना, वो चीज। ठीक है सर, ठीक। ठीक। ठीक है। ओके, थैंक यू चलिए सर, थैंक यू वेरी ठीक है, वेलकम। चलिए ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने बहुत ही तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम को सुना, कार्यक्रम में मौजूद रहे और अपना फीडबैक भी दिया कि अभी आपका पशु का क्या स्थिति है। हम ये नव वर्ष में कामना करते हैं कि आप सभी का पशु स्वस्थ रहे, आप सभी काफी आप सब भी स्वस्थ रहे और पशुओं से अपना उचित उत्पादन प्राप्त करते रहे, पशु आपका निरोग रहे, है ना। क्योंकि हमारा बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का ये अ, उद्देश्य है कि पशु, जो राज्य के जितने भी पशुधन हैं और जो पशुपालक हैं, उनकी समस्याओं को दूर करना ही इस ग्रुप का उद्देश्य है, इसलिए कार्यक्रम की जा रही है। तो अंत में एक बार आप सभी को धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम को हम लोग यहीं पे स्थगित करते हैं। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।